देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आप सबको पता है कि कल हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके अपना जो है वो हतमी मुसवदा पेश कर दिया है। आइन के अंदर जो तरमीम करने जा रहे हैं उसका जो 26 निकाती मुसवदा है, हतमी मुसवदा, वो कल जो है वो जो है हुकूमत ने जारी कर दिया है। अब उस 26 निकाती मुसवदे के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट है जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ एक एक करके। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो हुकूमत की तरफ से हतमी मुसवदा जारी किया गया है, इससे पहले भी इन्होंने 3 मुसवदे जो हैं वो जारी किए थे। एक पिछले महीने की 16 तारीख को किया था, फिर इस महीने की 12 तारीख को दूसरा मुसवदा पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, फिर इस महीने की 17 तारीख को तीसरा मुसवदा जो है वो पेश किया गया। अब कल जो है वो चौथा मुसवदा पेश किया गया और वो कहा गया कि ये हतमी मुसवदा है। वो इसलिए क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इजलास से भी इसको पास करा लिया गया है और कबीना का जो इजलास था उससे भी इसको पास करा लिया गया है। आज इसको सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा, इसलिए हुकूमत कह रही है कि हतमी है। लेकिन ओपोजिशन जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो बयान जारी कर रही है। वो इसलिए कर रही है बयान जारी, वो ये कह रही है कि ये हतमी मुसवदा नहीं है। वो इसलिए कह रही कल जब कभी पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, उसमें बहस करने के लिए जब ये मुसवदा रखा गया है तो हमने बिल्कुल इसकी मुखालफत की है। तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर डोगर साहब थे और JUIF की तरफ से शाहिदाना अली थी, उसको वो एक ख़तून है जो MNA है। वो उस टाइम नमाज़ पढ़ने चली गई थी। तो इन लोगों ने कहा था कि जी मुत्फिका तौर पे सारों का जो इसके ऊपर है वो इत्तफ़ाक हो गया है। तो इसलिए फिर इन्होंने पार्लियामेंट कल कल जो इजलास था उसके अंदर ये पास करा लिया ये बोलकर, ठीक है। बाद में उनकी स्टेटमेंट आई कि हम लोगों ने इसकी मुखालफत की है, हम लोगों ने इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया। और JUIF का भी कल यही मौक़िफ़ था। और फिर जो आमिर डोगर साहब थे उन्होंने ये भी कहा, कह रहे कि हमें लग रहा है कि ये जो मुसवदा है ना, ये असल मुसवदा नहीं है, हमें सिर्फ दिखाया ये जा रहा है, जो असल है कल उसको जो सेनेट का इजलास है उसमें ये लोग पेश करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा था कि अभी ओपोजिशन की तरफ से ये हतमी मुसवदा भी नहीं है, असल मुसवदा भी ये नहीं है, ठीक है। और फिर हम बात कर लेते हैं जो 26 निकाती मुसवदा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन से मेन पॉइंट है जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं। उनमें सबसे पहला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसकी तकर्री को लेकर है। पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था वो सीनियोरिटी की बेस के ऊपर लगता था, जो सबसे सीनियर तरीन जो जज होता था वही चीफ जस्टिस बनता था। अब इन्होंने बिल्कुल तरीकाकार जो है वो चेंज कर दिया चीफ जस्टिस लगने का। इन्होंने कहा था कि इन्होंने अब ये कहा है कि जो 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनमें से एक को चुना जाएगा चीफ जस्टिस लगने के लिए। अब उसको चुनने का तरीका इन लोगों ने ये रखा है कि 12 अरकान के ऊपर एक जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। वो तय करेगी कि इन तीनों में से कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब इस 12 अरकान के ऊपर जो पार्लियामेंट की कमेटी है, इसमें 8 जो है वो कौमी असम्बली के रुकन होंगे, 4 जो है वो सेनेटर होंगे और वो हुकूमत की जानिब से ही होंगे। ये लोग बैठ के तय करेंगे कि इन 3 सीनियर जजों में से कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। सिंपल अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊँ, इसका खुलासा ये है कि हुकूमत तय करेगी कि आपके मुल्क का जो है वो चीफ जस्टिस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। फिर ये जो चीफ जस्टिस है वो इन पहले होता था 1 साल के लिए, उसकी जो मुद्दत होती थी ना चीफ जस्टिस की, वो 1 साल तक ही होती थी। अब इन लोगों ने 3 साल तक कर दी है। अब जो भी चीफ जस्टिस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी, और वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर रहेगा, 3 साल के लिए उसके पास ये ओहदा रहेगा, वो 3 साल तक अपनी सर्विस दे सकेगा, ठीक है। फिर दूसरी चेंज इसने ये किया कि अगर वो 65 साल की उम्र तक वो रिटायर हो जाएगा, जब उसकी 65 साल उम्र हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर वो 60 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वो 63 साल की उम्र तक जो है वो चीफ जस्टिस रहेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। ये इन्होंने जो है वो तब्दीलियाँ की हैं चीफ जस्टिस के हवाले से। और फिर और इन्होंने जो तब्दीली की है वो ये की है, पहले कहा जाता था कि आइनी मुकदमा जो हैं उनको सुनने के लिए एक नई आईनी अदालत बनाई जाए। फिर कहा गया कि जी 150 पूरे मुल्क के अंदर मुकदमा है, आईनी मुकदमात है, आईनी केसेस हैं। उन 150 आईनी केस के लिए आप लोग जो है वो एक नई आईनी अदालत कैसे बना सकती हैं। फिर इन्होंने इस अपने मुसवदे के अंदर ये लेकर आए हैं कि आईनी मुकदमात जो है उनको सुनने के लिए एक बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने आईनी मुकदमा आते हैं उनको वो जो बेंच तश्कील दिया गया है वो सुनेगा।
अब वो जो बेंच है उसमें जो जज तैनात किए जाएँगे, उनका तरीक़ाकार क्या है, कौन-कौन से जज लगेंगे, कैसे-कैसे लगेंगे, वो मैं सारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस मुसव्वदे के अंदर जो लिखा गया है। जितने भी सूबों के अंदर चारों सूबों से जो है वो जज उसके अंदर मुकर्रर किए जाएँगे, तैनात किए जाएँगे बराबरी के जज, ठीक है? उन जजों को लगाने का तरीका ये होगा, आईनी बेंच को तश्कील देने का तरीका ये होगा कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तय करेगा कि कौन से जज जो हैं वो आईनी मुकद्दमात सुन सकते हैं। कौन-सा बेंच है जिसको तश्कील दिया जा सकता है। उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 13 लोग होंगे, ठीक है? जो कमेटी बनाई जाएगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी होगी उसमें वो 13 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी। उसमें जो सबसे पहला होगा वो चीफ जस्टिस होगा जो उसका सरबराह होगा 1, 4 जो होंगे वो सीनियर तरीन जज होंगे, कितने होंगे 5, और फिर उसमें एक वज़ीर कानून होगा 6, एक अटॉर्नी जनरल होगा 7, फिर उसमें जो पाकिस्तान की बार कौंसल है उसके सीनियर वकील होंगे 2, कितने हो गए ये? ये हो गए 9 टोटल, और फिर जो 4 लोग हैं वो होंगे पार्लियामेंट के अरकान, 2 कौमी असम्बली से होंगे, 2 होंगे सेनेट से, टोटल मिला के ये बन गए 13। इन 13 लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनेगा, ये बैठ के डिसाइड करेगा कि जो आईनी मुकद्दमा सुनने के लिए जो आईनी बेंच बनाया जाएगा उसमें उसको तश्कील किस तरह देना है, उसमें कौन-कौन से जो जज हैं वो तैनात किए जाएँगे। अब इसका लास्ट जो था उसका मैं थोड़ा-सा आपको तफ़सीलन बता देता हूँ कि जो 4 पार्लियामेंट के अरकान होंगे, उनमें से जो 2 हैं वो कौमी असम्बली के होंगे, 2 सेनेट के होंगे। उनमें से जो एक जो कौमी असम्बली का होगा, एक सेनेट का जो होगा, उसको वज़ीर-ए-आज़म जो है अपनी मर्ज़ी से लगाएगा कि एक हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली का होगा और एक सेनेट की तरफ से। ये 2 जो हैं रुकन, कौमी असम्बली का और सेनेट का, इसको वज़ीर-ए-आज़म ही लगाएगा कि ये कौन से 2 मेंबर होंगे। फिर जो दूसरे 2 मेंबर हैं वो अपोज़िशन जो है वो बताएगी उनके नाम कि जी एक जो कौमी असम्बली से एक ये मेंबर होगा और दूसरा सेनेट का जो मेंबर है वो ये होगा। तो ये टोटल मिला के 13 जो है वो 13 लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और इसका तरीक़ाकार ये होगा और इसमें इस तरह लोग चुने जाएँगे और ये लोग होंगे। ये तफ़सीलन मैंने आपको चीज़ बता दी है। और फिर इसका अगर मैं आपको ख़ुलासा बता दूँ तो ये है कि जो नई आईनी बेंच बनाया जाएगा आईनी केस सुनने के लिए, आप यही समझ लें कि उसको भी हुकूमत ही जो है वो तय करेगी। क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसका होता है, वज़ीर कानून किसका होता है, चीफ जस्टिस किसने लगाना है, और वो चीफ जस्टिस किसका होगा, जो लगाएगा उसी का ही होगा ना। और फिर चीफ जस्टिस जो है वो 4 सीनियर तरीन जजों को भी जो है वो लगाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत खुद करेगी और जो आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा उसकी जो तैनाती है वो भी हुकूमत करेगी। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो मुझे मैंने कहा कि आप लोगों के सामने रख दूँ। इसमें जो है वो जजों की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पहले तरीका ये होता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की तकर्रियाँ की जाती थी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो और सीनियर जज बैठ के फ़ैसला करते थे, ये तय करते थे मुशावरत से कि कौन से जज हैं जिनकी तकर्री की जाए। अब इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, इन्होंने थोड़ी-सी इसके अंदर तब्दीली की है, कुछ चीज़ें ऐड की हैं। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी रहेगा, सीनियर तरीन जज भी रहेंगे, फिर उसके साथ इन्होंने कहा कि एक वज़ीर कानून भी होगा उसमें, और दूसरा इन्होंने सीनियर वकील उसके अंदर एक ऐड कर दिया। ये 2 जो लोग हैं वो इन्होंने इज़ाफ़ी ऐड कर दिए उसके अंदर, और इनको वज़ीर-ए-आज़म ही नामज़द करेगा। ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास होगा कि ये जो 2 लोग हैं, एक सीनियर वकील है, एक वज़ीर कानून है, इसको वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करेंगे। तो एक तो ये इस मसवदे के अंदर है। फिर उसके साथ-साथ एक और भी है कि पहले आपने देखा है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ये था, वहाँ तक तो ये था कि सारी जो पावर होती थी वो चीफ जस्टिस के पास होती थी। वो खुद अज़ नोटिस भी ले सकता था। ठीक है? फिर उसके बाद जब ये पीडीएम 1 हुकूमत आई है, इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। इन्होंने कहा जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, अकेले चीफ जस्टिस के पास नहीं होनी चाहिए। ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब जो इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस जो थे वो उमर अता बंदयाल साहब थे। ठीक है? फिर इन्होंने जो पावर डिवाइड कर दी, वो इख्तियारात छीन लिए कि चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकता। फिर जब पीडीएम प्लस 2 आई, अभी इसी महीने की बात है, इन्होंने वो थोड़ा-सा चीज़ें उसके अंदर चेंज कर दी थी। ठीक है? अब फिर इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है अब खुद अज़ नोटिस नहीं ले सकता।
तब तक नहीं ले सकता जब तक कोई बंदा पिटीशन दायर ना कर दे। अगर कोई केस है, कोई मामलात है, ठीक है? वो उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी दरख्वास्त दायर नहीं की जाती किसी वकील की तरफ से, तब तक जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है उसके ऊपर जो है वो जो है वो एक्शन नहीं ले सकता, उसको सुन नहीं सकता, समाअत नहीं उसकी कर सकता। एक ये, फिर इसके बाद इस जो है मुसव्वदा उसमें एक चीज़ और भी ऐड की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब ये अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाए, ठीक है ना? रिटायरमेंट के बाद जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लाता, तब तक ये जो है काम कर सकता है, तब तक ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये है कि 90 दिन के अंदर-अंदर जो है ना इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है वो तैनाती करनी होती है। मतलब वो 90 दिन तक जो चीफ जस्टिस रिटायर हो गया, वो काम मज़ीद कर सकता है। एक इसके अंदर इन लोगों ने ये चीज़ जो है वो की है। इसी तरह बाकी और चीज़ें हैं जो इन्होंने इस मसवदे के अंदर जो है वो ऐड की हैं, आइन के अंदर तरमीम करने के लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थी और ये ज़रूरी थी, ठीक है? आप लोगों के सामने मैंने एक-एक चीज़ करके रख दी, ये कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, ठीक है? कल इन्होंने जो है पार्लियामेंट का इजलास उसमें से भी पास करा लिया, फिर स्टेप नंबर 2 काबीना के इजलास से भी इसकी मंजूरी होगी। अब स्टेप नंबर 3 है कि आज सेनेट का इजलास से ये पास करा लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसका चौथे मराहिल में ये आखिरी मराहिल जो है उसमें शामिल हो जाएगा, कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें से फिर जब ये पास हो जाएगी तो ये फिर फाइनल हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो इसके अंदर देखते हैं अब क्या चेंज होती हैं चीज़ें, ये हतमी है या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए, ठीक है? सेनेट में भी चाहिए, कौमी असम्बली में भी चाहिए। तो अगर तो हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कराने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, ये डन हो जाएगा, 26वीं तरमीम जो है वो लागू हो जाएगी। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना? तो फिर इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही चीज़ें रहेंगी। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी कल डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने कुछ सवालात दिए हुए थे, जी हमें मज़ीद जो है इनके बारे में हमारी रहनुमाई की जाए, हमें तफसील से बताया जाए, इसकी तशरीह की जाए। तो जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है फिर उन्होंने कल जो है उनके सवालों के जवाब दिए और उनको दूसरे लफ्ज़ में यही कहते हैं कि शट अप कॉल दी है। उनको बोला है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जिस पार्टी की बनती है उसको दें आप लोग। ठीक है? और दोबारा आप लोगों ने हमारे पास केस नहीं लेकर आना, दोबारा आप लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं लेकर आने, ठीक है ना? दोबारा कोई मसला खड़ा नहीं करना। आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो इस मामले को लेकर मखसूस नशिस्तों को लेकर दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आप लोग बंदे के पुत्र बन के जो है ना इलेक्शन कमीशन वो उनकी सीटें जो है वो उनको दे दी जाए, ठीक है ना? और उनके नोटिफ़िकेशन जारी कर दिए जाएँ। अब मज़ीद इसमें देर ना की जाए और ना ही इसमें कोई और मसला खड़ा किया जाए और ये फ़ाइनल और आखिरी ही हमारा फ़ैसला है, ठीक है? इसके बाद इसमें कोई दूसरी दोहराई नहीं है और कोई इसमें लेना-देना नहीं है और सीधा और साफ अल्फाज के अंदर का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने खुल्लम-खुला ये बात कही है कि इसके बाद अब कोई भी आप लोग हमारे पास किसी भी तरह के किसी भी मसले को लेकर नहीं आएँगे। आप उनकी जो सीटें बनती हैं उनको दें चुप करके। तो ज़ाहिर बात है अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो उसके बावजूद भी सीटें नहीं देगा तो फिर उसके ऊपर आपको पता ही है कि वो फिर तौहीन अदालत लग जाएगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि पहले कितना जो है वो देर हो चुकी है। कब का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जिस जमात की बनती हैं उसको दी जाए, जिस जमात की बनती नहीं उसको क्यों देनी है जो उसकी मखसूस नशिस्तें, ठीक है? और दूसरी सबसे बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है और आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है। इसके ऊपर तफसीलन मैं आपको रात को बताऊँगा, ठीक है? कि इमरान खान साहब की जो जमात है वो आइन के अंदर तरमीम को लेकर, इस मसवदे को लेकर जो है वो बातचीत करने के लिए जाएगी। तो देखते हैं उस बातचीत में क्या इमरान खान साहब कहते हैं, क्या लाएअमल होता है तहरीक इंसाफ का। तो फिर आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं और जो चीज़ें कल रिपोर्ट हुई मेरा काम है वो बताना। ना मुझे अपोज़िशन की जो है वो साइड लेने की ज़रूरत है, ना ही हुकूमत की हिमायत करने की है। ठीक है ना? ना ही दोनों की मुखालफत करने की। मेरा काम है कि जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उनको हूबहू लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है वो आप लोगों के सामने रख देना। हाँ, कोशिश मेरी यही होती है कि सादा और आम फ़हम ज़ुबान के अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। आप देखें कल का मसवदा आया हुआ है और मैं आज चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आज जो मेरा वो वीडियो जो है वो अपलोड होगी। इसमें कुछ मसरूफ़ियात भी, एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के और उसको लेकर है, फिर मिड टर्म भी सर पर आए हुए हैं और फिर एक इधर इन्वायरमेंट हॉस्टल में आपको पता है कि किस तरह का होता है, चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। जब आप घर में होते हो तो आपके पास सेपरेट रूम होता है, ठीक है ना? आप कंफर्टेबल ज़ोन में होते हो, ठीक है ना? आप लिख पाते हो अच्छे तरीके
से जो है वो एक्सप्लेन कर पाते हो चीज़ों को, प्रैक्टिस कर पाते हो, आपके पास जो टाइम ही टाइम होता है, आप जिस तरह चाह रहे होते हो। लेकिन इधर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको 5 आपके जब रूममेट दोस्त है, आपके साथ 5 लोग और रहने वाले हो, रूममेट हो आपके, तो फिर आपने उनको लेकर भी चलना होता है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये जो हॉस्टल लाइफ़ होती है, इतनी ईज़ी नहीं होती, बहुत टफ होती है। सा इंसान इसमें जो करना चाहता है, वो नहीं करता है। इंसान की प्राइवेसी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब यही व्लॉग अगर मैं बाहर जाके करूँगा, तो मैंने तो क्योंकि अभी नया-नया स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, वो चीज़ें मुश्किल होती हैं। लोगों को फेस करना, एक एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है वो चेंज हो, उसको फेस करना, ठीक है? और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस तरह भी मेरे स्पीकिंग स्किल भी नहीं है, उस तरह का भी मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है मेरी भी उस तरह की, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ें जिनको मद्देनज़र रखते हुए मेरा जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कोशिश मैं यही किया करूँगा कि टाइम से करूँ, जितना जल्दी हो सके, जितनी यूँ ही वो चीज़ हो जाए, उसको आप लोगों के सामने रख दूँ। लेकिन उसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं ना, आपको पास्ट देखना पड़ता है, आपको प्रेज़ेंट को देखना पड़ता है, आपको फ्यूचर को देखना पड़ता है, ठीक है? फिर ऑपोज़िशन को देखना पड़ता है, हुकूमत को देखना पड़ता है, सीनियर तज्ज़ियाकारों को देखना पड़ता है आपने, उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, मैनेज करके ही आपने चीज़ों को आगे चलना। तो मेरा ख्याल है आप लोगों का मैंने बहुत वक़्त ले लिया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो चुका है। आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हो, आप मुझे सुनते हो, और मुझे आप सब भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने भाई को सपोर्ट किया करें जितना हो सके, तो दुआ भी कर दिया करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए करता हूँ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।